Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with part 2 of geometry, that is unit number 4. So let's begin with the second part. The length of each side of a rhombus whose diagonals are of lengths 10 centimeter and 24 centimeter is what? Okay. So now we are going to find the length of a rhombus whose diagonals are given to you, right? अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक रोम्बस ड्रॉ करके ये चेक करना है कि ये इनकी लेंथ है, दैट इज 10 एंड द सेकेंड वन इज 24. ठीक है, 10 और 24 दो साइड्स हैं, दो डायगोनल्स हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमें रोम्बस के रूल्स पता होने चाहिए, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स अगर मैं इस डायग्राम को, लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम. So the lengths are 10 and 24. 10 means 5 and 5 and 24 means 12 and 12. ठीक है, सो ये हमने दोनों डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर दिया एंड ये हमारे पास लेंथ्स आ गई. ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, परपेंडिकुलर भी होते हैं. वैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने पार्ट 2 में बताया है, राइट, in the part 1 video. So in that I told you about rhombus, about its various properties and what थ्योरम यू विल यूज है. तो यहाँ पे हम जो थ्योरम यूज करेंगे वो होगा पाइथागोरस थ्योरम, राइट. पाइथागोरस थ्योरम में आप यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अगर मैंने ऐसे यहाँ पे करा. ठीक है, सो ये मेरा राइट एंगल है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है. दैट मीन्स ये जो है दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल है दैट इज हाइपोटेन्यूज. जो सामने वाली साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इसको लिख दिया एंड पाइथागोरस थ्योरम वी विल यूज हियर. When you will use the Pythagoras theorem, then your answer will be equal to 13 centimeter. हमें यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है. कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे कि x का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट्स इट. 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर इज 25. तो आंसर आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ rhombus is 13. Now you have that both the triangles are similar and triangle ABC is not similar to DEF. So which of the following is not true? Okay. For this kind of questions, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शनल क्यों नहीं करके दिया हुआ, प्रोडक्ट क्यों करके दिया हुआ है. बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि सिमिलैरिटी में हमेशा प्रोपोर्शंस, इनकी रेशियोज इक्वल होती हैं. तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, BC लिखा है ना, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC अपॉन, BC के अपॉन क्या होगा, FD. आपको ट्राइंगल दूसरा वाला लेना है. जैसे BC, दिस इज रिटन BC, ये है मेरा FD, तो मैं FD को यहाँ ले आई क्योंकि BC एक ट्राइंगल का पार्ट था और FD दूसरे ट्राइंगल का है. सो BC अपॉन FD, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन EF. ये कर देते हैं पहले सबके लिए. हमने सबका ऐसे ही लिख दिया AB अपॉन, इसका भी मैंने लिख दिया DE इज इक्वल टू AC अपॉन EF अगेन. देन इसमें भी ऐसे ही करेंगे, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AB अपॉन DE. देन यहाँ पे भी यही करा, BC अपॉन FD इज इक्वल टू AB अपॉन ED, राइट. ये मैंने सबका लिख दिया. अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे कि BC अपॉन FD इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे क्या देखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. BC मतलब लास्ट टू उठाई है मैंने यहाँ पे, FD मतलब यहाँ पे भी लास्ट टू है. कंप्लीटली परफेक्ट है ये वाला साइड. इस वाले को देखते हैं, AC मतलब ये वाला AC, EF मतलब ये वाला, तो दिस इज कंप्लीटली राइट. आगे चलते हैं, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, तो इसमें मैंने ये दोनों उठा लिया, फाइन, ये भी करेक्ट है. AC अपॉन EF, AC मतलब ये वाला और EF मतलब ये वाला, ये भी ठीक है, करेक्ट है. नेक्स्ट इज BC अपॉन EF, BC मतलब लास्ट टू, EF मतलब फर्स्ट और लास्ट. ये गलत हो गया, गलत कर दिया यहाँ पे मैंने.
रॉन्ग। आगे देखते हैं, BC अपॉन FD, BC मतलब ये दोनों, FD इज लास्ट टू, ये करेक्ट है। AB अपॉन ED, क्या ये करेक्ट है? इसको भी देख लेते हैं, AB इज फर्स्ट टू, ED इज लास्ट टू, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर C, और उन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर C इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को देखिए कंफ्यूज होने से बेटर क्या है कि आप यहाँ पे इनकी रेशियोज बना लो। मुझे पता है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है, सो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो गिवन है एंड BC इज इक्वल टू दिस, देन EF इज इक्वल टू व्हाट? दिस वी हैव डन ऑलरेडी कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 अगर मुझे करना है तो साइड 1 का स्क्वायर एंड साइड 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या लिख दिया, 9 अपॉन 25, साइड 1 का स्क्वायर दैट इज साइड 1 इज BC, तो BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, दैट्स इट। BC इज गिवन टू यू 21, सिर्फ आपको यहाँ पे EF की वैल्यू निकालनी है। I have done 95% question, rest 5% you will do on your own। EF की वैल्यू सिर्फ इसके अंदर से निकालनी है from the values given, okay? And when you will solve this, your answer will be equal to option number C, that is 35 centimeter. The only thing you need to learn here is this, right? And we have done this many a times in the first part also. So बस आपको यहाँ से EF को separate करना है। Okay, D and E are respectively the points on the side AB and AC of a triangle such that AD, BD ये सब हमें given है and DE जो है वो BC के पैरेलल है। अभी क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे कुछ बात कर रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल है हमारा, दिस इज द फर्स्ट ओरिजिनल ट्राइंगल हमारा ABC। D और E दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड्स AB, AB के साइड पे D है और AC के साइड पे E है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर सेइंग कि जो DE है वो पैरेलल भी है BC के, DE इज पैरेलल टू BC। इससे क्या पता चल गया मुझे? अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर हमने एक पॉइंट यहां से ज्वाइन करा और मतलब अगर हमने D पॉइंट को E के साथ ज्वाइन कर दिया तो जो D है वो इसे दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। Fine. So what I can write here is AD upon BD is equal to AE upon EC. That's it. You just have to put the values. AD, BD, BC सब कुछ given है हमें। यहाँ पे लिख देते हैं AD की वैल्यू है हमारी 3, BD is 5, BC is what? BC is 12.8 and EC हमें नहीं पता यहाँ पे। ओके हमें यहाँ पे ED भी निकालना है। फाइन। अच्छा एक और चीज अब क्या होती है कि अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहे हैं, ये इस किसके इक्वल होते हैं और ED अपॉन BC के भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, डिपेंड्स कि आपको क्या निकालना है। पहले मैंने इन दोनों को प्रेफर करा, क्यों? क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा कि ठीक है हमें यहाँ पे लेंथ एक मिसिंग है, बट जब हमने देखा कि हमें लेंथ DE की निकालनी है दैट मीन्स मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं लेना, मुझे पूरा कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैंने पूरे को कंसिडर कर दिया। ED अपॉन BC भी आएंगे अब। फाइन। तो ये किसके इक्वल हो गया? AD, BD, AE, EC एंड ED और BC। तो ये सारी साइड्स इक्वल होती है। यहां से मुझे क्या दिख रहा है अब? दैट 3/5 इज इक्वल टू BC। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूं ना तो ये 12.8 जो है मुझे क्वेश्चन में गिवन है BC की वैल्यू है ये। दैट मीन्स इन दोनों से रिलेटेड मुझे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इससे रिलेटेड, तो मैंने इसको क्वेश्चन से हटा दिया। ED अपॉन BC को ही क्वेश्चन में ले आती हूँ, ये हो गया 12.8, ठीक है। With this you can find the value of BC, that is 3 into 12.8 upon 5. Okay, so here the correct answer will be equal to 7.6 centimeter, ठीक है, in centimeters. Okay. If in two triangles ABC and PQR, AB upon QR ये upon है is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ, तो आपको बताना है कि कौन से triangles की name correct है यहाँ पे। Now this question is also important since you are getting MCQ questions, तो वो इस टाइप के concept based questions भी पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि triangle का name कैसे हम decide करते हैं। Let's see, हम यहाँ पे कैसे decide करेंगे? AB और QR, AB और QR ये ठीक है। देन
AB अपॉन QR, BC और PR, BC और PR, तो ये तो हो गया गलत, राइट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं ली। और देख लेते हैं AB एंड PR, AB एंड QR ये भी करेक्ट है, BC और PR, BC एंड PR भी करेक्ट है, देन AC, AC मतलब ये दोनों, एंड PQ ये दोनों, दैट मीन्स A इज माई करेक्ट ऑप्शन। और देखते हैं कोई और को भी चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल D को चेक कर रही हूँ मैं, देन AB और QR, AB और QR ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, इसको भी देख लेते हैं। देन सिमिलरली ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि AB और QR, AB एंड QR ये भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। सो आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं देन व्हाट, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को जब आप देखोगे, अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। When you will check this, your option number C will be correct, ठीक है। अब आप इसको चेक करोगे कि क्यों ये ऑप्शन करेक्ट है, क्या इसमें सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैच हो रही हैं। A square and a rhombus are always what? A square and a rhombus are what? अब मैं अगर ध्यान से देखूं, स्क्वेयर बनता है ऐसे, ठीक है, एंड rhombus बनता है ऐसे, तो हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में कौन सी दो चीजें चेक करते हैं, वन इज शेप, वन इज साइज। अगर मैं स्क्वायर और rhombus को चेक करूं, देन दे हैव नीदर सेम शेप, ना ही इनकी सेम शेप है, ना ही इनकी सेम साइज है, दैट मीन्स दे आर नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ये कुछ भी नहीं है, फाइन, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, दो ट्राइंगल्स है जिसमें एंगल बी और ई इक्वल है, ओके, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, एफ और सी इक्वल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 3DE, अब इसको लिखने का एक बेटर वे क्या होता है, DE को यहाँ ले आओ और ये बन गया 3/1, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू 3/1। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बट नॉट सिमिलर, सिमिलर एंड ऑल दैट यू नीड टू टेल हियर। अब मैंने देखा यहाँ पे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इन दोनों, ठीक है। एंड यहाँ पे ये साइड्स, इन्होंने साइड की बात भी कर दी कि ए बी मतलब ये वाली अपॉन DE मतलब ये वाली, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, मतलब ASA रूल से दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो दे आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज इनके एंगल्स इक्वल थे, वो तो चलो ठीक है, दो चीजें प्रूव हो गई, बट टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट आपकी तीन चीजें प्रूव होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड अनदर थिंग, यहाँ पे इनकी रेशो 3:1 है, तो रेशो की बात हम कॉन्ग्रुएंसी में नहीं करते, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ इट इज गिवन टू यू कि ABC और DEF दोनों सिमिलर हैं, एंगल A और C की वैल्यूज गिवन है, AB AC सब कुछ गिवन है, तो कौन सी चीज इसमें ट्रू है। फॉर दिस इट्स बेटर इफ वी फॉर्म अ डायग्राम। अगर हम इसमें दो ट्राइंगल्स बना दें, ट्राइंगल्स बनाते ही देखना हमें सब कुछ बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा व्हाट दे आर सेइंग। सी, जैसे मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए, मुझे गिवन है एंगल A 30 है, मैंने ऐसे ना एंगल ABC ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देन DE एंड F। एंगल A इज 30, एंगल C इज 50, ओके। ये भी मुझे गिवन थी चीजें, AB है 5, AB है 5 एंड AC इज 8, ठीक है। DF is 7.5, okay, then which of the following is true? Okay, now let's see, यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ये 50 है, ये 30 है, सो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल दी, दिस इज 100, यूजिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, क्लियर, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे एक भी एंगल गिवन नहीं है, मुझे सिर्फ रेशियोज चेक करनी पड़ेंगी इस केस में, ओके। और मुझे यहाँ पे और क्या प्रोवाइडेड है, दैट AB AC DF ये सब कुछ मुझे गिवन है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमें एक चीज गिवन थी, दैट मीन्स AB जो है वो DE के इक्वल हो जाएगी, ओके। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ट्राइंगल के नेम है, एक तो है ABC, सेकंड इज DFE, ठीक है। सो नेम ऑफ द ट्राइंगल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिंस ये DFE है तो ये F होगा यहाँ पर, एंड ये चीज है ये E होगी, ठीक है। एंड मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, DF is 7.5, that means this is 7.5 and this is I don't know, this is not given to you, fine। अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन में, which of the following is true,
ओके अगर ये 7.5 है इसका मतलब ये दोनों साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है, इनकी रेशियो सेम है। ओके देन व्हाट एल्स, DFE था ना ट्राइंगल, दैट मींस AB और DF हो गए। ABC है एक ट्राइंगल का नाम, एक का है DFE। तो मतलब AB और DF दोनों दोनों की रेशियो सेम है। आगे देखते हैं BC और FE, BC और FE इसका मतलब इन दोनों की रेशियो भी सेम होगी, इसकी और इसकी। नेक्स्ट इज AC और DE, AC और DE इनकी भी सेम होगी, मतलब ये 8 हो गई। इसका मतलब इनके सबके एंगल्स भी सेम हो गए, ये 30 हो जाएगा, दिस इज विल बी 50 एंड दिस विल बी 100। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि एंगल F 100 है। ठीक है, एंगल F 100 है। और हमें यहाँ पे क्या पता चला कि हमारी DE की जो वैल्यू है वो 12 है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए ना, राइट? इनकी रेशियो सेम होगी, इसका मतलब 5/7.5 की रेशियो क्या आ रही है, 50/75, दैट इज 2/3। तो 2/3 रेशियो कैसे आएगी इसकी, जब ये वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो हमने सबसे पहले AB और DF की रेशियो निकाली, दैट इज 5/7.5। वहां से पता चल गया कि 2/3 रेशियो है, तो मैंने फिर AC और DE दोनों की रेशियो भी इसके अकॉर्डिंग ही मैच कर दी। इससे मुझे पता चल गया दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, जिसमें F 100 है और DE 12 है। टू सर्कल्स हमेशा क्या होते हैं, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि अगर मैंने ये 3 टाइप के सर्कल्स बना दिए, ठीक है, वी कैन सी कि इन तीनों टाइप के सर्कल्स की शेप तो सेम है, बट इनका साइज सेम नहीं है, शेप इज सेम, एंड सिंस देयर शेप इज सेम सो दे आर सिमिलर, एंड सिंस देयर साइज इज डिफरेंट सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PBA। PBA की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल प्रूव देम सिमिलर, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक तो APB और एक DPC। तो हम सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 50 और 50 ये ले लिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सेकेंड मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, AP/DP। ए, यहाँ पे मैं लिखूंगी AP/DP, ठीक है, AP/DP इज इक्वल टू BP/PC। ये रेशियो सेम बन रही है, दैट इज 6:5 ही बन रही है इनकी। ठीक है, एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कर दिया। सो मुझे पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स पहले तो सिमिलर है, राइट। नाउ सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैंने यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी प्रूव कर दी है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये 30 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 30। वाई, वाई 30, क्योंकि इन दोनों की जो रेशियो है, ये दोनों की रेशियो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमने सेम कर दिए थे, सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी सेम हो गए। ओके, अब मुझे यहाँ पे एंगल PBA निकालना है। सो PB इज अल्टीमेटली इक्वल टू 100, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 30 + 50 प्लस एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PBA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 डिग्री। कुछ नहीं करा यहाँ पे, सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को, फिर हमने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स थे उनको भी इक्वल कर दिया, राइट। अब सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, या फिर आप यहाँ से एक और चीज भी कर सकते थे, 50 30 ये हो गया 100, तो यहाँ से भी हमने इसको डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। Okay, so now starting with this question, here you are given that triangle ABC is similar to triangle QRP। ठीक है, QRP इसका नेम है, QRP। यहाँ पे अब आपको दो साइड्स गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव द थर्ड साइड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरियाज की वैल्यू ले ली, साथ में मैं क्या ले सकती हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए PR की वैल्यू, राइट। QR, दिस इज P, तो मुझे PR की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मैं BC और PR को ले लेती हूँ, BC² / PR², दैट्स इट। बस इनके अंदर आप वैल्यूज को पुट कर दोगे, 9/4 का 3/2 बन जाएगा। व्हेन यू विल डू स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या रह गया, BC आपका 15 है एंड PR इज अननोन, PR की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। PR की वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करा, बस ट्राइंगल के नेम पे ही ध्यान देना आपको, AB एंड BC गिवन था। अब हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि AB की हमें यहाँ पे नीड ही नहीं थी, AB इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू कि दो साइड्स गिवन है, अब थर्ड पे कैसे जाएं।
You just need one side, and with the help of one side you can find any unknown angle or any unknown side. Okay, अगर हमें ट्राइंगल में गिवन है दोनों का L और P इक्वल है, N और R इक्वल है, तो MN और QR, MN और QR वही सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो. इसमें क्या पता चल रहा है कि ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सिमिलर कैसे है? बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज कॉन्ग्रुएंट हियर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में ए बी सी और पी क्यू आर है. ए बी बी सी सब कुछ गिवन है, ए सी पी आर पी क्यू क्यू आर एंड ऑल. आपको यहाँ पे एंगल P की वैल्यू निकालनी है. नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. इसके अंदर आपको जो जो भी साइज गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट देयर वैल्यूज. यू नीड टू ड्रॉ टू डायग्राम्स फर्स्ट. दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करोगे, उनकी वैल्यूज को वहां पे लिख दोगे, ए बी बी सी रिस्पेक्टिवली, ऑल द साइज यू विल मेंशन. देन यू विल फाइंड आउट कि कौन से एंगल्स किसके इक्वल हो रहे हैं. तो आपको यहाँ पे एंगल P की वैल्यू निकालनी है. यहां से देख के रैंडमली मत कर देना कि ए और पी इक्वल हो गए तो 75 answer. No, you need to first draw the diagram and then analyze that which angles will be equal. Okay, so here when you will draw the diagram, you will see that angle P will be equal to 50 degree. Neither A nor B. Angle P तो कोई और ही angle के equal है, so that is why I am telling you to draw the diagrams. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ एबीसी का. सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ए बी को मैंने लिख दिया. ए बी इज फर्स्ट आई राइट लाइक दिस. ए बी सी मैंने यहाँ लिख दिया. ए बी इज 4.5, यहाँ ऐसे लिख दिया. बी सी इज 5, यहाँ 5 लिख दिया. देन ए सी इज 6√2. व्हाट एल्स इज गिवन? एंगल ए बी आपको गिवन है 75 एंड एंगल बी गिवन है 55. एंगल सी विल बी 60, सॉरी 50. एंगल सी विल बी इक्वल टू 50 क्योंकि यहाँ पे वही सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. सो एंगल सी आ गया. सिमिलरली आप पी क्यू आर ट्राइंगल भी ड्रॉ करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द angle value of angle P. If the two triangles are similar and triangle ABC is not similar to DEF, then which of the following is not true? Okay. अगेन हम यहाँ पे इनकी रेशियो निकालेंगे. जैसे BC को मैंने कर दिया अपॉन FD इज इक्वल टू AC अपॉन EF. ठीक है, मैंने इसके इक्वल क्यों करा है यहाँ पे? बिकॉज व्हाट आई नो इज द रेशियोज. मुझे इनके प्रपोर्शंस पता है कि इक्वल होते हैं, मुझे प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं है. सो मैंने इनके प्रपोर्शंस निकाल दिए. देन मैं चेक करूंगी कि BC और FD AC और EF के इक्वल है, तो ये तो ट्रू है. हमें ढूंढना है कि नॉट ट्रू कौन सा है. सिमिलरली यू विल फाइंड द प्रपोर्शंस फॉर ऑल द अदर क्वेश्चंस. This is a practice question for you. I have told you earlier that how you will find the true statement here. Okay. अब इसमें आपको PQ और XY की रेशियो गिवन है एंड एरियाज निकालने हैं. अ वेरी इजी क्वेश्चन. इनफैक्ट यू कैन डू इट ओरली ओनली, लिखने की भी जरूरत नहीं है. एरिया में हम क्या करते हैं, साइड की जो रेशियो होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं. इसका स्क्वायर कर दो. 25/4 is my correct answer. No need to write anything. Okay, so it is given that area of triangle ABC is equal to 81 square units and area of triangle DEF. So both the areas are given. If triangle ABC is similar to triangle DEF, then which of the following statement is true? So now here we have the areas of two triangles. दो triangles का हमारे पास area है and आपको अब यहाँ पे options के according check करना है. like options में सब में AB and DE दी हुई है. That means हम यहाँ पे AB और DE की रेशियो निकालेंगे. ठीक है, मुझे पता है कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 किसके इक्वल होता है? इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. बस दैट्स इट. हम क्या करेंगे, स्क्वायर को वहां ले जाके आप उसका रूट कर दो एंड जब आप एरियाज का रूट करोगे, दिस इज एन ओरल क्वेश्चन, नो नीड टू राइट एनीथिंग. ओरली पता चल रहा है कि आंसर 9:8 आएगा, 9/8. Okay, triangle ABC and triangle BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. For example, I have drawn this ABC triangle, A, B, C, and D is the midpoint of BC. मतलब BC का midpoint यहाँ पे है D. Okay, ratio of the area of triangles ABC
ABC and BDE, दैट मीन्स मुझे BD को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, दैट इज BDE। ये ट्राइंगल हो गया BDE, राइट। सो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशो के एरियाज की रेशो निकालनी है, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ओके। सो दैट्स इट, यही हमें क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ, एंड ये मुझे पता है कि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, फाइन। तो दोनों की जो साइड्स हैं वो इक्वल है। मैंने यहाँ पे साइड लिख दी, इसकी A हो गई, A और A। बट फॉर दिस स्मॉल ट्राइंगल ये क्या हो जाएगी, A/2 A/2, ठीक है। तो A/2, इसकी भी A/2, इसकी भी A/2, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। बस हमने कुछ नहीं करना, हमने इनके एरियाज के रेशियो के इक्वल कर देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल BDE लूंगी मैं, ABC एंड BDE, ठीक है। सो मैंने इन दोनों के एरियाज का फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 A² अपॉन अगेन √3/4 A2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। A1 है यहाँ पे A1 यहाँ पे क्वेश्चन में है A, और अगर मैं सेकेंड वाले ट्राइंगल का देख रही हूँ दैट इज A/2। तो दोनों ट्राइंगल्स की मैंने साइड्स लिखी है, फाइन। यू जस्ट हैव टू पुट दी साइड्स इन दिस फॉर्मूला एंड आवर आंसर विल बी इक्वल टू 4:1, क्योंकि A/2 है ना, तो 4 भी आएगा इसमें, 4 ऊपर चला जाएगा एंड 4:1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर D, ओके। इन ट्राइंगल ABC अगर हमें AB गिवन है, AC BC गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड एंगल B, ओके। एक ट्राइंगल में AB AC और BC गिवन है। अब जैसे ही मुझे तीन साइड्स दिखी यहाँ पर, मुझे ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से लिंक्ड नहीं है, बिकॉज फॉर सिमिलैरिटी यू नीड टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे सिर्फ वन ट्राइंगल है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन थी, एंड व्हेन 3 साइड्स आर गिवन टू यू 1 2 3, तो हम कैसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है दैट इज 12, तो मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट, 6√3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे हमें पता चल जाएगा कि यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइन। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर है ये, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे नहीं पता कि ये कौन से एंगल पे 90 डिग्री है, B पे है, A पे है या C पे है, आई डोंट नो दिस। अब मैं यहाँ पे इसकी हेल्प से करूंगी। 12 इज माई हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये है 12, और 12 क्या है, AC, मतलब A और C तो यहाँ पे आएगा पक्का, ठीक है, बिकॉज AC इज हाइपोटेन्यूज। सो डेफिनेटली एंगल B हमारा 90 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होता है, और यू कैन से द अदर वे ऑल्सो, 90 के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सो angle B is 90 degree. If DE is parallel to BC, then BD is equal to what? अगर DE और BC दोनों पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि इनकी जो साइड्स की रेशो है वो इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. This is my basic proportionality theorem, right? Okay. So हमें यहाँ पे BD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बस यहाँ पे BD मिसिंग है, AD is 4, BD मुझे नहीं पता, then AE is 6 and EC is 3. So BD is 2 centimeter. Okay, if Manish goes 3 kilometer towards the east, now we will form the diagram ourselves. See, मैंने यहाँ पे east, सबसे पहले तो we should know the scale, north, south, east and west. Okay, so यहाँ पे मैंने कर दिया कि वो east की तरफ गया 3 किलोमीटर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ओके। देन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वो सीधा चला गया 4 किलोमीटर, तो दिस इज अ 90 डिग्री। मुझे अब निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, ये जो एस है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया था, या जो भी पर्सन है उसने यहां से चलना स्टार्ट किया था, दैट इज एस। तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट जहां पे वो अब है एंड इनिशियल जहां से उसने स्टार्ट किया था। नाउ आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम से आप ओरली भी कर सकते हो, 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आंसर विल बी 5 किलोमीटर।
इन अ ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल एट व्हाट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या था, साइड्स गिवन थी तो हमने चेक करा कि एंगल बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे भी आपको साइड्स गिवन है सारी, यू नीड टू चेक दैट राइट एंगल्ड कौन से पॉइंट पे ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है। सो फॉर दिस यू विल फर्स्ट चेक द हाइपोटेन्यूज एंड ऑल, जो पूरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाला हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। देन हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये राइट एंगल है या नहीं। सो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा राइट एंगल एट सी। इसको ओरल करने का भी एक वे है सी, या तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली। बट अगर इफ यू वांट टू सॉल्व इट विद इन हाफ मिनट तो क्या करेंगे हम इसमें, इसमें देखो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 13, 12 एंड 5। इसमें 13 इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओरली चेक कर लो एक बार कि ये राइट एंगल है या नहीं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, बन गया 169। तो ये राइट एंगल तो है। अब मुझे पता चल गया ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ए बी आएगा ऐसे। इसका मतलब जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ना ए है ना बी है, ये सी है, दैट इज इट। ए बी इज माई हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट वे। Just by looking at the question you can answer. In the given figure AD, AE, BD ये सब कुछ हमें provided है question में, then which of the following is true? Okay, so let's check. यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है या नहीं, DF जो है DF, तो क्या ये AC के पैरेलल है और नॉट, देन EF और AB। फाइन, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सबकी रेशियोज निकालनी स्टार्ट कर दी। डीई और बीसी के लिए मुझे बेसिकली कौन सी रेशियोज चाहिए, डीई और बीसी के लिए मैंने क्या लिया 3/4 5/4। तो ये तो मेरा हो गया रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ये साइड है एडी और डीबी, एई और ईसी इनकी रेशियो मैच नहीं हो रही। सो ए इज रॉन्ग। नाउ कमिंग टू बी, बी में क्या है डीएफ और एसी को देखते हैं। ओके, सो डीएफ एंड एसी में है डीएफ और एसी। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैसे देखा 4/3 2.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हुआ, रेशियोज ठीक नहीं आएंगी यहाँ पे भी डीएफ और एसी में भी। करके दिखा देती हूँ मैं 2.25 अपॉन, वेट, दिस इज 2.25 अपॉन 2.25 is equal to if you tilt the diagram then 4/3। तो ये हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, these are not equal, so सेकंड भी रॉन्ग हो गया। नाउ कमिंग टू EF एंड AB, EF एंड AB में देखते हैं EF और AB। ठीक है, EF एंड AB में मुझे किसे चेक करना है 4/5 is equal to 2/2.5। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये चला जाएगा 20/25 which is equal to 4/5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पैरेलल लाइंस बीच में ड्रॉ कर दी थी एंड हमें ये बताना है कि एक्चुअली इनमें से पैरेलल कौन सी है। पैरेलल तब होगी जब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है जब वो इक्वल हो जाएगी, राइट। टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ओके, AC और DB इंटरसेक्ट करते हैं P पे, तो AP इंटू PC की वैल्यू हमें निकालनी है। Now let's draw the diagram. They are saying two triangles BAC and BDC. ये मैंने एक बेस ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले बेस बना लेते हैं। ठीक है, BAC and BDC and these are right angled at A and D respectively। तो मैंने यहाँ पे इनको A और D ले लिया। ओके, और ये मेरा है BAC, BA और इसी हो गया C और ये हो गया BDC। ठीक है, ये बन गए हमारे दो ट्राइंगल्स। अब आगे देखते हैं, एंड ऑन द सेम साइड ये हो गया। इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, AC और BD जो है इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है P, देन यू नीड टू टेल कि AP इंटू PC इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। मुझे AP इंटू PC का बताना है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हमने यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सो आई विल टेक ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल DPC। वाई दीज टू ट्राइंगल्स, क्योंकि AP और PC इन छोटे वाले ट्राइंगल्स का पार्ट है, ये छोटे वाले दैट आई एम शेडिंग इन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। इनके अंदर सबसे पहले तो ये हो जाएंगे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड 90 90 तो वैसे ही गिवन थे, सो सिमिलर तो हमने कर दिए प्रूफ। ठीक है,
नो नीड टू राइट, ओरली पता चल रहा है कि ये सिमिलर है ए सिमिलैरिटी से, by a rule of similarity they are similar, right? Then next point is here, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं इसका मतलब मैं इनकी रेशियोज को इक्वल कर सकती हूँ। सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AP अपॉन DP इज इक्वल टू BP अपॉन PC। ठीक है, AP अपॉन DP मैंने पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड लिया है, देन DP अपॉन देन BP अपॉन PC लिया। ओके, ऊपर वाली साइड पहले देन नीचे वाली। सो यहां से मुझे दिख गया कि माय आंसर इज अबाउट टू कम, क्योंकि मैंने AP इंटू PC कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू BP इंटू DP। तो AP इंटू PC का आंसर आ गया, दैट इज BP इंटू DP। BP इंटू DP, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। If XY is drawn cutting at X, okay. If XY is drawn parallel to the base BC of a triangle ABC, ये हमारा एक ट्राइंगल ABC है ABC, एंड यहाँ पे एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज पैरेलल टू BC, X and Y, ओके, एंड दिस इज कटिंग AC एट Y, ये हो गया। इफ AB इज इक्वल टू 4BX, अच्छा AB और BX की रेशियो गिवन है और YC की वैल्यू है 2, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AY, ओके, AY इज मिसिंग, तो बेसिकली ये चीजें हमें गिवन है। एंड यहाँ पे और भी एक चीज गिवन है कि AB अपॉन BX की रेशियो गिवन है, दैट इज 4/1। ठीक है, ये सब जो गिवन चीजें थी आई हैव रिटन देम सिंबॉलिकली। सो नाउ लेट्स फाइंड। अब हमें अगर पता है कि हमारे पास AB अपॉन BX की रेशियो है, तो मैंने सिमिलरली इसकी एक और रेशियो देख ली यहाँ पे, AB अपॉन BX इज इक्वल टू, अगर AB और BX उठाई है मैंने, तो मैं यहाँ पे भी क्या ले सकती हूँ, AC ऑन CY। ठीक है, AB मतलब पूरी, BX मतलब नीचे वाली, लोअर वाली, देन AC मतलब पूरी ढाली एंड CY मींस लोअर वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 4/1 इज इक्वल टू AC अपॉन 2, यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 8, AC इज 8। अगर AC पूरा 8 है, अगर इसका थोड़ा सा पोर्शन 2 है, दैट मीन्स रिमेनिंग पोर्शन इज 6, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज माई करेक्ट आंसर, 6 सेंटीमीटर। If DE and F are midpoints, then the ratio of the areas of triangles DEF and ABC is what? Let's draw a diagram. यहाँ पे है कि हमने अगर सबसे पहले एक ABC ट्राइंगल बनाया, उसकी साइड्स पे DEF पॉइंट्स हैं। अब कौन सी साइड पे कौन सा पॉइंट है वो भी गिवन है यहाँ पे। DEF are midpoints on BC, ओके, मतलब कि जो D पॉइंट है वो BC पे है। ठीक है, E पॉइंट इज ऑन CA, तो E है CA पे, और AB पे है F पॉइंट। सो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ये मेरे ज्वाइन हो गए। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। मुझे अब निकालने हैं DEF, मतलब छोटा वाला ट्राइंगल का जो एरिया है, अपॉन DEF अपॉन ABC का एरिया। नाउ सिंस DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स, हम अब यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे कि ये दोनों मिड पॉइंट है, दोनों के एरिया की रेशियोज निकालनी है। दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे अब, कि सबसे पहले मुझे देखना है DEF ट्राइंगल देख लिया, और मैंने यहाँ पे ले लिया ABC। अगर मुझे इनके एरिया की रेशियो निकालनी है, मैंने इनकी साइड्स ले ली पहले तो, विच इज EF का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, बिकॉज एरियाज आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मैंने स्क्वायर्स कर दिए इनके। अब BC की वैल्यू, अगर मैं BC की वैल्यू देखूं, देन इट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे सिर्फ BC को सॉल्व कर रही हूँ। BC में अगर मैं देखूं तो D यहाँ का मिड पॉइंट था, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ BD प्लस DC, राइट। सो मैंने BC को लिख दिया BD प्लस DC। अब BD और DC दोनों इक्वल हैं बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, D क्या है मेरा, मिड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज इक्वल टू 2BD, फाइन। सो BC इज इक्वल टू 2BD, सबसे पहले तो मैंने ये प्रूव कर दिया। नाउ गोइंग फर्दर, अब मैंने और क्या देखा कि BD और EF भी दोनों इक्वल हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, F सब कुछ सारे मिड पॉइंट्स हैं, सो मैंने इसको 2EF लिख दिया BC को।
राइट। सो मैंने BC को इक्वल टू 2EF कर दिया बिकॉज DEF सारे ही मिड पॉइंट्स हैं। ओके, सो हियर आई गॉट माय आंसर। यहाँ पे मैंने 2EF लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर करोगे एंड हमारी जो वैल्यू आएगी रेशियो की, दैट इज 1:4। तो इसमें मेन यही था कि हम BC को कैसे रिप्लेस करेंगे, दैट वाज द मेन पॉइंट। इट इज BX अपॉन XC इज इक्वल टू व्हाट? BX अपॉन XC की वैल्यू हमें निकालनी है कि जब हम BX और XC की रेशियो करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल नंबर ABC ले रही हूँ, ट्राइंगल नंबर 1 ABC ले लिया मैंने, इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि XZ इज पैरेलल टू AB। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो XY है वो AB के पैरेलल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BX अपॉन XC इज इक्वल टू AY upon YC. This is the first thing that I have got through triangle ABC. यहाँ पे मैं triangle ABC ले रही हूँ, right? ठीक है, मैंने यहाँ पे BX upon XC ही क्यों लिया, क्योंकि this is what I need to find. मुझे हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेशियोज लेती रहूंगी देन आई मे नॉट रीच माई आंसर। तो जो उन्होंने पूछा है डायरेक्ट उसी पे ही हम वर्क करेंगे। ये हमने कर लिया विद ट्राइंगल ABC। ओके, नाउ कमिंग टू ट्राइंगल ACD। ACD में कैसे लिखेंगे? नाउ वी हैव AY अपॉन YC इज इक्वल टू AZ अपॉन DZ। ठीक है, तो AY अपॉन YC इज इक्वल टू AZ अपॉन DZ। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, AY और YC कॉमन है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A और C अल्टीमेटली इक्वल है। इसका मतलब BX अपॉन XC जो है वो अल्टीमेटली AZ अपॉन DZ के इक्वल होगा। दैट इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ये इसमें चीज याद रखनी पड़ेगी, इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C तो हम बोलेंगे कि A और C भी इक्वल है। जब भी B कॉमन होते हैं तो हम बाकी के जो दो वेरिएबल होते हैं उनको इक्वल कर देते हैं। Sum of squares of the sides of rhombus is equal to sum of squares of sides of a rhombus। मतलब कि अगर मैंने सारी साइड्स का सम कर दिया, ये मैंने एक rhombus बनाया, AB BC CD DA सबका सम कर दिया। अब मुझे पता है कि ये सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो क्या मैं यहाँ पे 4AB स्क्वायर लिख सकती हूँ? राइट, आप 4BC स्क्वायर भी लिख सकते हो, एनीथिंग। तो जब ये हमने इन सबके स्क्वायर का सम कर दिया तो वो किसके इक्वल होंगे? दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली, कि जब भी हम सम ऑफ डायगोनल्स, स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर लेंगे यहाँ पे दोनों के स्क्वायर का सम। Whenever they are asking you कि sum of squares of sides of a rhombus is equal to what, then it is basically equal to sum of square of the diagonals. Also, we can use Pythagoras theorem here if you want to know कि ये formula derive कैसे हुआ था। अगर हमने यहाँ पे Pythagoras theorem ले लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, right, and this is a, ये सारे a हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इसके जो साइड का स्क्वायर है, मतलब ए बी का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पे ओ ए, सपोज ये ओ है, ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी का स्क्वायर, राइट, ये तो मुझे पता है। वैसे ए की यहाँ पे नीड नहीं है, सो मैं यहाँ पे ए नहीं लूंगी। दिस आई टोल्ड यू जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि ये सारे ए आप ले सकते हो इन केस। सो नाउ दिस ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। सिमिलरली हम ओ ए को भी लिख देंगे हाफ ऑफ ए सी। सो विद दिस ए सी और बी डी हमारे पास आ जाएंगे और हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी किसके इक्वल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दिस विल बी माई आंसर। If the sides of a triangle are this, then the measure of the angle opposite to the longest side. Longest side का मतलब क्या होता है? Longest side का मतलब जो साइड की लेंथ सबसे ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा वाली लेंथ से हमें एक और चीज समझ आती है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज द लार्जेस्ट एंगल। अब मुझे यहाँ पे फिर से समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 साइड्स है, दैट मीन्स पक्का ये क्वेश्चन पाइथागोरस से लिंक्ड है। तो मैंने इस क्वेश्चन को हाइपोटेन्यूज और बेस स्क्वायर की हेल्प से करना स्टार्ट कर दिया। √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। सो विद दिस यू विल फाइंड कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो लॉन्गेस्ट साइड के, ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, इसका ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन यू नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ AQ हेयर।
AO 10 है, BO 6 है, PB 9 है. ओके, तो हमें AQ निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क. अगेन यू विल यूज द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि यहाँ पे जो हमारी प्रोपोर्शन में होती है रेशियोज, जैसे अगर ये भी 90 है तो ये भी 90 है, परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे. QA और PB दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, सो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए और हमने यहाँ पे बस इनकी रेशियोज लेनी है. एंड रेशियोज क्या होंगी? AO अपॉन BO, AO upon BO is equal to AQ upon PB. That's it. You will just put the values AO और BO ले ली मैंने, क्योंकि ये बेस है ना इस ट्राइंगल का. अगर मैं इस ट्राइंगल को टिल्ट करके चेक करूंगी, एंड AQ एंड PB इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं. यहाँ से you can find the value of AQ, which will be equal to 15 centimeter. That is option number A. So with this we are done with part 2 of geometry, and if you want to practice more questions, which you must do, you will get some links in the description from where you will get live score as well. So keep practicing, and thank you so much.